कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां न किताबें हैं, न इंटरनेट, न मोबाइल और न ही कोई ऐसा माध्यम जिसमें जानकारी को लिखा जा सके या रिकॉर्ड किया जा सके। अब सोचिए, ऐसे समय में अगर किसी को लंबा भाषण याद रखना हो, सैकड़ों कानून, धार्मिक ग्रंथों के श्लोक या दार्शनिक विचारों को अपने दिमाग में संजोकर रखना हो, तो वो कैसे करेगा? जवाब है मेमोरी की कला, यानी द आर्ट ऑफ मेमोरी। फ्रांसिस ए येट्स की यह ऐतिहासिक और गहराई से शोध की गई किताब हमें एक ऐसे विषय से परिचित कराती है जिसे आज की भागदौड़ और टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में हम लगभग भूल चुके हैं। यह किताब सिर्फ कैसे याद रखें की तकनीकें नहीं बताती, बल्कि यह उस सभ्यता की कहानी है जहां स्मृति एक पवित्र और मानसिक शक्ति थी, एक मास्टर स्किल जिसे साधारण लोग नहीं बल्कि वक्ता, दार्शनिक, संत और राजा तक साधा करते थे। द आर्ट ऑफ मेमोरी हमें यूनान के महान वक्ताओं जैसे कि सिसिरो और सिमोनाइडिस की दुनिया में ले जाती है, जहां एक खास मेथड, जिसे मेथड ऑफ लोसी कहा जाता था, का प्रयोग करके लोग पूरे भाषण को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते थे। इसके लिए वो अपने मन में एक ऐसा मेंटल पैलेस बनाते थे जिसमें हर कमरे, हर खिड़की, हर दीवार पर कोई न कोई विचार, छवि या जानकारी टांकी जाती थी। यह मेथड न सिर्फ रोम और यूनान में प्रचलित था, बल्कि मध्यकालीन यूरोप में भी इसे धार्मिक साधु और दार्शनिक गहराई से अपनाते थे। इस किताब में आप देखेंगे कि कैसे मेमोरी का यह कला रूप समय के साथ धर्म, राजनीति और दर्शन के साथ जुड़ता गया। कैसे जॉर्दानो ब्रूनो जैसे विद्वानों ने इसे एक ऑकल्ट साइंस बना दिया और कैसे यह कला धीरे धीरे वैज्ञानिक क्रांति और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के आने के बाद पीछे छूटती चली गई। फ्रांसिस ए येट्स ने बड़े धैर्य और शोध के साथ इन बदलावों को रिकॉर्ड किया है, जिससे यह किताब इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन के संगम का एक अनमोल दस्तावेज बन जाती है। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक की। हमारा प्रयास है कि हम इस क्लासिक और गंभीर किताब को आपके लिए न सिर्फ आसान बनाएं, बल्कि उसे महसूस करने लायक बना दें। हमने हर चैप्टर को इस तरह से ऑडियो स्क्रिप्ट में ढाला है जैसे आप किसी रोमांचक कहानी में प्रवेश कर रहे हों। आप सिर्फ जानकारी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस जमाने की आवाजों, कल्पनाओं और मानसिक चित्रों को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करेंगे। हम जानते हैं कि सिर्फ शब्दों से याददाश्त की कला को नहीं समझा जा सकता, इसलिए हमने हर चैप्टर में वो फ्लो रखा है जो आपको एक युग से दूसरे युग में सीमलेसली ले जाए। आप सुनते सुनते खुद को एक रोमन सीनेट में भाषण देते हुए पाएंगे, या किसी मध्यकालीन मठ में जहां एक साधु मोमबत्ती की रोशनी में ज्ञान को स्मृति की दीवारों पर लिख रहा है। हिंदी ऑडियो बुक पर हम चाहते हैं कि आप किताबों को सिर्फ पढ़ें या सुनें नहीं, आप उन्हें जी। इसलिए इस ऑडियो बुक में हमने भाषा को सहज लेकिन भावनाओं से भरपूर बनाया है, ताकि हर विचार आपके दिल से होकर गुजरे और हर चैप्टर एक ऐसी छवि छोड़ जाए जो लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे मानसिक सफर के लिए जहां ज्ञान, कल्पना और स्मृति मिलकर आपको वो सिखाएंगे जो आज की दुनिया भूल चुकी है। द आर्ट ऑफ मेमोरी कोई साधारण किताब नहीं, यह दिमाग की गहराइयों में उतरने का एक निमंत्रण है। और हिंदी ऑडियो बुक पर हम इस निमंत्रण को आपके लिए आवाज में बदल रहे हैं। हर चैप्टर एक दरवाजा है जिसे आपको खोलना है। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान मंदिर में प्रवेश करने के लिए? चैप्टर 1, एंशिएंट मेमोरी सिस्टम्स। द आर्ट ऑफ मेमोरी की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जहां इंसान का मस्तिष्क ही उसका पुस्तकालय था। यह वो समय था जब न तो किताबें थीं, न ही कोई स्थायी लेखन प्रणाली और न ही डिजिटल टूल्स। ऐसे युग में विचारों, भाषणों और ज्ञान को सहेजने का एकमात्र जरिया था स्मृति। लेकिन यह साधारण स्मरण नहीं था, यह एक पूरी विकसित की गई कला थी, एक मानसिक तकनीक जो हजारों साल पहले विकसित हुई और सभ्यता के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में अपनाई गई। चैप्टर 1 में फ्रांसिस ए येट्स हमें सबसे पहले ले जाती हैं प्राचीन यूनान के उस ऐतिहासिक क्षण पर जहां मेमोरी सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। यहां वह सिमोनाइडिस की प्रसिद्ध कथा को सामने रखती हैं। सिमोनाइडिस एक प्रसिद्ध कवि और वक्ता थे जो एक भोज में भाषण दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंच छोड़ा,
भोज का भवन गिर गया और उसमें उपस्थित सभी लोग मलबे में दब गए। शरीर इतने क्षत विक्षत थे कि उन्हें पहचानना असंभव हो गया, परंतु सिमोनिडीज को याद था कि कौन व्यक्ति कहां बैठा था। उन्होंने एक एक करके सभी मेहमानों की पहचान करवा दी। इसी घटना ने उन्हें यह समझ दिया कि स्मृति को अगर स्थान के साथ जोड़ा जाए तो वह कहीं अधिक प्रभावशाली बन जाती है। इसी सिद्धांत पर आधारित था मेथड ऑफ लोसी, जिसे बाद में मेमोरी पैलेस टेक्निक के नाम से जाना गया। इस तकनीक में व्यक्ति अपने दिमाग में एक ऐसी संरचना की कल्पना करता है जैसे कि उसका घर, कोई मंदिर या महल। फिर वह उस संरचना के भीतर विभिन्न स्थानों पर सूचनाओं को कल्पनात्मक रूप से रखता है। जैसे ही वह अपनी कल्पना में उस जगह के अंदर घूमता है, हर कमरे, कोने या खिड़की पर रखी जानकारी उसके सामने आ जाती है। यही तकनीक सिसिरो और अन्य रोमन वक्ताओं द्वारा भी अपनाई गई। वो अपने भाषणों को याद रखने के लिए ऐसे मानसिक महलों का निर्माण करते थे और हर विचार को एक विशेष स्थान पर रखकर मंच पर आते ही अपने मन की आंखों से उन विचारों को देखते चले जाते थे। इस प्रक्रिया में स्मृति एक मंच बन जाती थी जहां वक्ता नाटक का निर्देशक भी होता था और अभिनेता भी। फ्रांसिस ए येट्स इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि प्राचीन काल में मेमोरी को सिर्फ एक उपयोगी स्किल नहीं बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक अभ्यास भी माना जाता था। स्मृति को आत्मा से जोड़ा जाता था। यह समझा जाता था कि ज्ञान को याद रखना केवल जानकारी का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक है। मेथड ऑफ लोसाई का उपयोग सिर्फ भाषणों के लिए नहीं होता था बल्कि इसे दर्शन, धर्म, राजनीति और यहां तक कि पवित्र ग्रंथों को याद रखने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। हर विचार, छवि और प्रतीक को विशेष रूप से सजाया और जमाया जाता था ताकि वह लंबे समय तक मन में बना रहे। चैप्टर 1 हमें यह एहसास दिलाता है कि स्मृति एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं थी बल्कि वह एक जीवित कला थी, एक मानसिक आर्किटेक्चर जो कल्पना, अनुशासन और गहराई से जुड़ा हुआ था। यह चैप्टर हमें हमारे दिमाग की शक्ति से परिचित कराता है और यह बताता है कि जब बाहरी संसाधन नहीं थे तब भीतर का संसार कितना समृद्ध और संगठित था। द आर्ट ऑफ मेमोरी का यह पहला कदम ही इतना गहरा है कि वह हमें उस अदृश्य दुनिया से जोड़ देता है जहां स्मृति सिर्फ याद रखने का नहीं बल्कि जीवन को संजोने का माध्यम थी। चैप्टर 2 द ट्रेनिंग ऑफ द मेमोरी इन एंशिएंट रेटरिक। द आर्ट ऑफ मेमोरी का दूसरा चैप्टर हमें उन लोगों की दुनिया में ले जाता है जो स्मृति को केवल याददाश्त की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक कला, एक विज्ञान और एक पवित्र अभ्यास मानते थे। यहां फ्रांसिस ए येट्स विस्तार से समझाती हैं कि प्राचीन यूनान और रोम की रेटोरिक यानी वक्तृत्व कला में मेमोरी कैसे एक अनिवार्य हिस्सा थी। यह चैप्टर एक नए मानसिक संसार का दरवाजा खोलता है जहां स्मृति का प्रशिक्षण वैसे ही किया जाता था जैसे तलवारबाजी, संगीत या युद्ध की किसी तकनीक का। प्राचीन यूनानी और रोमन समाज में एक कुशल वक्ता वही माना जाता था जो बिना किसी लिखित नोट्स के पूरे आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ लंबा भाषण दे सके। लेकिन यह भाषण केवल शब्दों का ढेर नहीं होता था, यह होता था एक संरचित विचार श्रृंखला जिसमें तर्क, भावना और सौंदर्य सभी शामिल होते थे। इन सबको क्रम में याद रखना ही वक्ता की सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। इसी परीक्षा को पास करने के लिए विकसित हुआ एक सुव्यवस्थित मेमोरी सिस्टम जिसकी नींव रखी गई एक प्राचीन लैटिन ग्रंथ में, एड हेरेनियम में। फ्रांसिस ए येट्स इस ग्रंथ का उल्लेख करते हुए बताती हैं कि इसमें मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया, नेचुरल मेमोरी और आर्टिफिशियल मेमोरी। नेचुरल मेमोरी वह होती है जो जन्म से मिलती है, लेकिन आर्टिफिशियल मेमोरी वह शक्ति है जिसे विशेष अभ्यासों और तकनीकों से गढ़ा और तेज किया जा सकता है। इस सिस्टम का केंद्र था मेथड ऑफ लोसियाई यानी स्थानों की पद्धति। लेकिन इस बार यह सिर्फ स्मृति महल बनाने तक सीमित नहीं था बल्कि यह एक पूरी रेटोरिकल ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुका था। वक्ता अपने दिमाग में एक ऐसी संरचना की कल्पना करता जैसे कोई इमारत, मंदिर या मार्ग, फिर उसमें अलग अलग जगहों पर विचारों को प्रतीकात्मक छवियों के रूप में रखता। ये छवियां साधारण नहीं होती थीं, वे अजीब, रंगीन और सजीव होती थीं ताकि दिमाग उन्हें आसानी से याद रख सके। उदाहरण के लिए, अगर उसे न्याय का विचार याद रखना है
तो वह कल्पना करता कि एक लंबी आंखों पर पट्टी बांधे महिला जो हाथ में तराजू पकड़े हुए किसी दरवाजे के सामने खड़ी है। यह छवि विशिष्ट है और इसीलिए स्मृति में सुरक्षित रहती है। यह तरीका केवल सूचना को नहीं बल्कि भावना और प्रतीक को भी मन से जोड़ देता है। फ्रांसिस ए येट्स यह स्पष्ट करती हैं कि इस प्रकार की स्मृति प्रशिक्षण केवल याद रखने का अभ्यास नहीं था, बल्कि यह मानसिक अनुशासन और नैतिक आत्मचिंतन का अभ्यास भी था। वक्ताओं को यह सिखाया जाता था कि उनका मन एक मंदिर है और हर विचार एक पवित्र मूर्ति जिसे ध्यान और अभ्यास के द्वारा रोज पुनः स्थापित करना होता है। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि कैसे मेमोरी का यह अभ्यास वक्तृत्व कला के लिए केंद्रीय था। एक अच्छा वक्ता मंच पर जाने से पहले अपने स्मृति महल के हर कमरे में घूमता, हर छवि को दोहराता और फिर श्रोताओं के सामने खड़ा होता, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से तैयार। वह जो कहता था वह उसके भीतर रचा बसा होता था, कागजों पर नहीं बल्कि स्मृति की दीवारों पर उकेरा गया होता था। चैप्टर 2 यह दिखाता है कि प्राचीन विश्व में स्मृति केवल साधन नहीं थी बल्कि साधना थी। वह आत्मा को अनुशासित करने का एक मार्ग थी, जहां याद रखना केवल जानकारी सहेजना नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक परिपक्वता का हिस्सा था। फ्रांसिस ए येट्स हमें याद दिलाती है कि स्मृति एक क्रिया है, एक प्रक्रिया जिसे अभ्यास, कल्पना और प्रतीकात्मकता से संजोया जा सकता है। द आर्ट ऑफ मेमोरी का यह अध्याय आज के यांत्रिक याद करने के तरीकों की तुलना में एक बहुत गहराई वाली, सौंदर्यपूर्ण और आत्मिक प्रणाली को सामने लाता है, जो यह साबित करता है कि प्राचीन सभ्यताओं के वक्ता अपने मन को एक जीवंत और पवित्र स्थान मानते थे। चैप्टर 3 मेडिएवल मेमोरी एंड द वर्च्यूज। द आर्ट ऑफ मेमोरी का तीसरा चैप्टर हमें मध्ययुगीन यूरोप की उस दुनिया में ले जाता है जहां स्मृति अब केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं रही थी बल्कि धार्मिक और नैतिक अनुशासन का एक हिस्सा बन चुकी थी। फ्रांसिस ए येट्स इस अध्याय में विस्तार से बताती हैं कि कैसे चर्च और धार्मिक परंपराओं ने मेमोरी को आत्मा की शुद्धता, नैतिकता और दिव्यता से जोड़ दिया था। यह वह समय था जब यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभाव हर क्षेत्र पर गहराई से छाया हुआ था। स्मृति को अब केवल वक्तृत्व या तर्क वितर्क की कला में प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि उसे आध्यात्मिक विकास का मार्ग माना जाता था। फ्रांसिस ए येट्स इस बदलाव को रेखांकित करती हैं कि कैसे मेमोरी अब वर्च्यूज यानी सद्गुणों से जुड़ गई, जैसे संयम, दया, विश्वास, प्रेम और विनम्रता। मध्यकालीन मठों और धार्मिक विद्यालयों में मेमोरी का उपयोग आत्मा को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। साधु संत अपने मन को एक दिव्य स्थान मानते थे, जहां वे केवल सूचनाएं नहीं रखते थे बल्कि धार्मिक प्रतीकों, बाइबल के प्रसंगों और नैतिक शिक्षाओं को क्रमबद्ध रूप से स्मृति में बसाते थे। मेथड ऑफ लोसा यहां भी प्रयोग होता था, लेकिन अब उसमें छवियां बदल गई थीं। अब वे छवियां भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीकों की होती थीं, जैसे क्रूस, देवदूत, आग, रोशनी या ईश्वर का सिंहासन। हर स्थान या लोकस पर कोई धार्मिक गुण या सिद्धांत स्थापित किया जाता था, जिसे ध्यानपूर्वक हर दिन दोहराया जाता था। उदाहरण के लिए, एक साधु अपने स्मृति महल के पहले कक्ष में विनम्रता को रखता, जिसे वह एक झुके हुए व्यक्ति के रूप में कल्पना करता। दूसरे कक्ष में धैर्य को, जो कठिनाइयों में भी शांत खड़े एक संत की छवि के रूप में होता। तीसरे में प्रेम को, जो रोशनी की तरह सबको स्पर्श करता हुआ दृश्य बनता। इन छवियों का उद्देश्य केवल याद रखना नहीं था, बल्कि आत्मा को उन गुणों से भर देना था। जब कोई व्यक्ति बार बार इन छवियों का ध्यान करता, तो वह गुण उसके व्यवहार में उतरने लगते। फ्रांसिस ए येट्स बताती हैं कि इस अभ्यास को इनर कॉन्टेम्पलेशन कहा जाता था, यानी आंतरिक ध्यान। यह स्मृति की वह प्रणाली थी जो मनुष्य को केवल ज्ञानी नहीं बनाती थी, बल्कि उसे धार्मिक, सुसंस्कृत और आत्मसंयमी भी बनाती थी। यह अध्याय यह दर्शाता है कि मध्यकाल में मेमोरी केवल एक मानसिक उपकरण नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक थी। येट्स यह भी बताती हैं कि कैसे स्मृति को स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं से भी जोड़ा गया था। यदि व्यक्ति अच्छे विचारों और गुणों को स्मृति में रखेगा, तो वह दिव्यता की ओर बढ़ेगा
और यदि वह नकारात्मक विचारों और पापों को स्थान देगा तो वह अधोगति को प्राप्त करेगा। यह धारणा स्मृति को नैतिक संघर्ष का केंद्र बना देती थी। इस काल में स्मृति पर इतना जोर था कि बाइबल के पूरे अंश और धर्म ग्रंथों के पन्ने पन्ने रटवाए जाते थे। लेकिन यह रटना यांत्रिक नहीं होता था। हर पंक्ति को एक दृश्य, एक भाव और एक अर्थ से जोड़ा जाता था ताकि वह आत्मा में बस जाए। फ्रांसिस ए येट्स ये बताती हैं कि मीडिएवल मेमोरी सिस्टम्स ने स्मृति को एक तपस्या बना दिया था, जिसका उद्देश्य आत्मा को पवित्र बनाना, सोच को उच्चतर करना और जीवन को नैतिक दिशा देना था। यह सिस्टम हमें सिखाता है कि स्मृति केवल मस्तिष्क का कार्य नहीं बल्कि आत्मा का अभ्यास भी हो सकती है। चैप्टर 3 यह दर्शाता है कि स्मृति के माध्यम से सद्गुणों को जीवित रखा जा सकता है, और जब मन एक पवित्र स्थान बन जाता है तो विचार, व्यवहार और उद्देश्य तीनों शुद्ध और स्थिर हो जाते हैं। द आर्ट ऑफ मेमोरी का यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज हम स्मृति को केवल जानकारी संग्रह करने का माध्यम मानकर उसकी गहराई को खो चुके हैं। चैप्टर 4 द मेमोरी थिएटर ऑफ जूलियो कैमिलो। द आर्ट ऑफ मेमोरी का चौथा चैप्टर हमें एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति में प्रवेश कराता है जिसने स्मृति की कला को मंच, वास्तुकला और ब्रह्मांडीय संरचना के साथ जोड़कर एक अभूतपूर्व प्रयोग किया। जूलियो कैमिलो। फ्रांसिस ए येट्स इस रहस्यमय लेकिन प्रेरक व्यक्ति की उस क्रांतिकारी कल्पना का वर्णन करती हैं जिसे उन्होंने मेमोरी थिएटर का नाम दिया। यह सिर्फ एक थिएटर नहीं था जहां लोग अभिनय करते थे, यह एक मानसिक संरचना थी, एक ऐसा भव्य मंच जिसे कैमिलो ने इंसानी चेतना, ज्ञान और ब्रह्मांड की संपूर्णता को एकत्र करने के लिए डिजाइन किया था। उनका उद्देश्य था ऐसा थिएटर बनाना जिसमें प्रवेश करते ही व्यक्ति समस्त ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से देख सके, समझ सके और स्मृति में रख सके। फ्रांसिस येट्स बताती हैं कि कैमिलो का मेमोरी थिएटर दरअसल स्मृति महल का एक भव्य, भौतिक और प्रतीकात्मक विस्तार था। इसमें मंच पर 7 स्तर होते थे। हर स्तर ब्रह्मांड की एक परत, एक तत्व या एक दार्शनिक विचारधारा को दर्शाता था। उस थिएटर में दर्शक की जगह नहीं थी, बल्कि दर्शक ही अभिनेता बन जाता था। वह मंच के नीचे खड़ा होता, ऊपर की ओर देखता और हर स्तर पर बने प्रतीकों, मूर्तियों और छवियों को अपने मन में समेटता जाता। कैमिलो ने हर स्तर को विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक विचारों से भरा था। प्लेटो के आदर्श, बाइबल के संदर्भ, ग्रीक मिथकों के पात्र और प्राकृतिक विज्ञान के नियम, सब कुछ इस थिएटर में मौजूद था। यह एक ऐसा दृश्यात्मक ज्ञान पुंज था जहां दृश्य और विचार एक हो जाते थे। यह थिएटर केवल ज्ञान को संग्रहित करने का स्थान नहीं था, बल्कि उस ज्ञान को पवित्र, सौंदर्यपूर्ण और स्मरणीय रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम भी था। येट्स यह स्पष्ट करती हैं कि जूलियो कैमिलो का उद्देश्य था एक ऐसा उपकरण बनाना जिससे व्यक्ति न केवल ज्ञान को याद रख सके, बल्कि उसके माध्यम से आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। यह थिएटर स्मृति की शक्ति को मानवीय चेतना के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास था, जहां मनुष्य एक दर्शक नहीं, एक आध्यात्मिक यात्री बन जाता था। कैमिलो का यह विचार इतना प्रभावशाली था कि उसे फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने दरबार में आमंत्रित किया। राजा को यह बताया गया कि यदि वह इस थिएटर के सामने खड़ा होगा तो उसे किसी भी विषय का समस्त ज्ञान तुरंत मिल जाएगा। यह थिएटर एक रहस्य, एक वादा और एक सपना था जिसे कभी पूरी तरह मूर्त रूप नहीं दिया जा सका, लेकिन जिसने स्मृति की कला को एक नई कल्पना शक्ति दी। येट्स बताती हैं कि यह प्रयोग हमें दिखाता है कि कैसे स्मृति सिर्फ एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह कला, वास्तु, दर्शन और अध्यात्म का समागम बन सकती है। जूलियो कैमिलो का मेमोरी थिएटर स्मृति को एक दृश्यात्मक अनुभव में बदल देता है, जहां हर छवि एक विचार है और हर विचार एक भावनात्मक ऊर्जा। चैप्टर 4 यह सिद्ध करता है कि स्मृति को यदि सही रूप में समझा जाए तो वह न केवल ज्ञान को संजो सकती है, बल्कि जीवन की दिशा बदल सकती है। फ्रांसिस ए येट्स इस अध्याय में कैमिलो की कल्पना को एक चेतावनी और एक प्रेरणा दोनों के रूप में प्रस्तुत करती है। चेतावनी इस बात की कि यदि हम स्मृति की इस शक्ति को भूल जाएं, तो हम केवल सतही ज्ञान के गुलाम बनकर रह जाएंगे,
और प्रेरणा इस बात की कि स्मृति को यदि कला, दर्शन और आत्मा से जोड़ा जाए तो वह जीवन की सबसे महान शक्ति बन सकती है। चैप्टर 5, जोर्दानो ब्रूनो, द मेगस एज मेमोरी मास्टर। द आर्ट ऑफ मेमोरी का 5वां चैप्टर एक रहस्यमयी और विद्रोही विचारक जोर्दानो ब्रूनो पर केंद्रित है, जिसने स्मृति की कला को केवल ज्ञान की सेवा में नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों और जादुई साधना के स्तर तक पहुंचा दिया। फ्रांसिस ए येट्स इस अध्याय में दिखाती हैं कि ब्रूनो का स्मृति अभ्यास रेनेसांस के उस दौर की उपज था जहां रहस्यवाद, विज्ञान, धर्म और तर्क ऑल एक दूसरे से उलझे हुए थे। ब्रूनो एक ऐसा दार्शनिक था जो चर्च के पारंपरिक ढांचे से विद्रोह करता था। उसने स्मृति की कला को केवल विचारों को याद रखने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के साधन के रूप में देखा। उसके लिए मेमोरी एक पवित्र क्रिया थी जो आत्मा और कॉस्मोस को एक दूसरे से जोड़ सकती थी। येट्स बताती हैं कि ब्रूनो ने प्राचीन मेमोरी सिस्टम्स जैसे मेथड ऑफ लोसी को अपनाया, लेकिन उन्हें हर्मेटिक फिलॉसफी और मैजिक के साथ जोड़ दिया। उसने स्मृति को केवल मस्तिष्क का अभ्यास नहीं माना बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति माना जो मानसिक प्रतीकों, ज्योतिषीय चिन्हों और देवी देवताओं की छवियों के जरिए यूनिवर्सल ट्रूथ तक पहुंचने में मदद कर सकती है। ब्रूनो का मानना था कि यूनिवर्स एक जीवित सत्ता है और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसने अपने स्मृति महलों में उन छवियों को रखा जो उसे दिव्यता, ऊर्जा और मानसिक चेतना की ऊंचाइयों तक ले जा सकती थीं। उदाहरण के लिए, वह एक ग्रह को एक देवता के रूप में दर्शाता और उस ग्रह से जुड़े गुणों को स्मृति में प्रतीकात्मक छवियों से अंकित करता। फ्रांसिस येट्स विस्तार से बताती हैं कि ब्रूनो की स्मृति प्रणाली अत्यंत जटिल, गूढ़ और व्यक्तिगत थी। उसके बनाए हुए मेमोरी पैलेस साधारण नहीं थे बल्कि वो एक तांत्रिक या साधक की गुफा की तरह थे, जहां हर दीवार, हर मूर्ति और हर संकेत का संबंध किसी आंतरिक ऊर्जा या रहस्य से होता था। ब्रूनो के लिए स्मृति केवल मनुष्य की एक क्षमता नहीं थी, वह एक मैजिकल ऑपरेशन थी जिसके जरिए आत्मा ब्रह्मांड के साथ संवाद कर सकती थी। उसकी स्मृति प्रणाली में कल्पना, ध्यान और प्रतीकों का ऐसा गहन समावेश था कि वह सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और जादुई प्रक्रिया बन गई थी। येट्स यह भी स्पष्ट करती हैं कि ब्रूनो की ये विचारधाराएं चर्च के लिए अत्यंत खतरनाक थीं। एक ऐसा व्यक्ति जो स्मृति के माध्यम से सत्य को जानने और ब्रह्मांड से संवाद करने का दावा करे, वह चर्च की शक्ति को चुनौती दे रहा था। यही कारण था कि ब्रूनो को विधर्मी ठहराकर अंततः जिंदा जला दिया गया। लेकिन फ्रांसिस ए येट्स इस अध्याय के अंत में एक गहरी बात कहती हैं। ब्रूनो के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था बल्कि एक ऐसी सोच की सजा थी जो मानवीय चेतना की स्वतंत्रता, स्मृति की दिव्यता और ब्रह्मांडीय सच्चाई की खोज पर विश्वास करती थी। चैप्टर 5 हमें यह दिखाता है कि स्मृति की कला यदि सही रूप में समझी जाए तो वह केवल याद रखने का तरीका नहीं बल्कि आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने का साधन बन सकती है। ब्रूनो का जीवन और उसकी स्मृति प्रणाली आज भी यह प्रश्न उठाती है, क्या हम स्मृति को केवल डेटा संग्रह तक सीमित करके उसकी वास्तविक शक्ति को खो नहीं चुके हैं? चैप्टर 6 द हर्मेटिक ट्रेडिशन एंड द आर्ट ऑफ मेमोरी। द आर्ट ऑफ मेमोरी का छठा और अंतिम चैप्टर फ्रांसिस येट्स की सबसे गहरी और दार्शनिक खोज की ओर हमें ले जाता है, हर्मेटिक ट्रेडिशन और उसकी भूमिका स्मृति की कला में। यह चैप्टर केवल एक ऐतिहासिक समीक्षा नहीं है बल्कि एक दार्शनिक चिंतन है कि कैसे प्राचीन रहस्यवादी परंपराएं, विशेष रूप से हर्मेटिसिज्म, स्मृति की कला को केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना बना देती हैं। फ्रांसिस येट्स बताती हैं कि हर्मेटिक ट्रेडिशन की जड़ें इजिप्शियन और हेलेनिस्टिक ज्ञान परंपराओं में थीं, जहां हेरमेस ट्रिस्मेगिस्टस को दिव्य ज्ञान का स्रोत माना जाता था। हर्मेटिक ग्रंथों में यह विश्वास था कि कॉस्मोस एक जीवित, आत्मा से भरा हुआ ब्रह्मांड है और मनुष्य का उद्देश्य है उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकत्व स्थापित करना। इस परंपरा में स्मृति की भूमिका केवल यह नहीं थी कि इंसान तथ्यों को याद रखे, बल्कि वह स्मृति के जरिए ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों तक पहुंचे। येट्स इस अध्याय में यह दिखाती हैं कि कैसे स्मृति की परंपरागत प्रणाली
जिसमें लोसी और छवियों का उपयोग होता था, हर्मेटिक दर्शन के प्रभाव में पूरी तरह बदल गई। अब ये छवियां केवल वस्तुओं की याद नहीं थीं, वे प्रतीक बन गईं, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की, आध्यात्मिक शक्तियों की और आत्मा की अवस्थाओं की। एक स्मृति महल अब केवल एक इमारत नहीं था, इट बिकेम अ मैप ऑफ द सोल्स जर्नी थ्रू द कॉस्मोस। इस अध्याय में येट्स जॉर्डानो ब्रूनो को भी हर्मेटिक ट्रेडिशन का एक प्रतीक मानती है, क्योंकि उसका स्मृति अभ्यास सीधे इस रहस्यवादी परंपरा से प्रेरित था। ब्रूनो ने स्मृति को एक ऐसी क्रिया बना दिया था जिसके जरिए इंसान अपने भीतर के ईश्वर से संपर्क कर सकता था। उसके अनुसार हर छवि, हर प्रतीक एक ध्यान का माध्यम था जो स्मृति को साधना में बदल देता था। फ्रांसिस ए येट्स यह भी कहती हैं कि रेनेसांस का समय ऐसा था जब विज्ञान, धर्म और जादू की सीमाएं बहुत धुंधली थीं। उस समय स्मृति की कला न केवल एक बौद्धिक अभ्यास थी, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और ब्रह्मांडीय सत्य को महसूस करने की एक विधि थी। हर्मेटिक ट्रेडिशन के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह भीतर से जागता है और स्मृति उस जागरण का माध्यम है। जब इंसान अपने भीतर की छवियों, प्रतीकों और स्मृति के मार्गों से गुजरता है तो वह ब्रह्मांड के साथ एक भावनात्मक और दार्शनिक संवाद स्थापित करता है। येट्स अंत में यह बात स्पष्ट करती है कि आधुनिक युग में हमने स्मृति को सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया बना दिया है, लेकिन द आर्ट ऑफ मेमोरी हमें याद दिलाती है कि स्मृति कभी एक सेक्रेड आर्ट थी जो आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना को जोड़ने का माध्यम थी। चैप्टर 6 हमें इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर लाकर खड़ा करता है, जहां हम देख सकते हैं कि स्मृति की कला सिर्फ कुछ याद रखने की तकनीक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान थी जो इंसान को उसकी दिव्यता से जोड़ने का प्रयास करती थी। फ्रांसिस ए येट्स की यह पुस्तक एक दार्शनिक निमंत्रण है। क्या हम आज भी स्मृति को केवल मशीनों पर छोड़ देंगे या फिर उसे पुनः एक कला, एक साधना और एक खोज बना पाएंगे? फ्रांसिस ए येट्स की किताब द आर्ट ऑफ मेमोरी न केवल एक ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह किताब हमें बताती है कि स्मृति केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक कला है, एक ऐसी कला जिसे प्राचीन काल के दार्शनिकों, विचारकों और विद्वानों ने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने और उन्हें अपनी मानसिकता में समाहित करने के लिए विकसित किया था। यह काव्यात्मक, दार्शनिक और आध्यात्मिक यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने स्मृति की शक्ति को पहचानते हुए उसे केवल एक साधारण उपकरण से कहीं अधिक देखा। फ्रांसिस ए येट्स ने इस किताब में जितनी गहरी दृष्टि से यह दिखाया है कि कैसे मेमोरी पैलेस जैसी विधियां केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ एक विशेष संबंध बनाने का जरिया थीं, वह हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। इस किताब में हमें स्मृति की शक्ति को एक कला के रूप में समझने का अवसर मिलता है, जहां हर छवि, प्रतीक और वस्तु अपने आप में एक अनूठा विचार और अनुभव होती है। ये स्मृति माहौल न केवल ज्ञान को संरक्षित करने के लिए थे, बल्कि वे एक साधना का रूप थे जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भीतर की गहरी चेतना और ब्रह्मांडीय रहस्यों तक पहुंच सकता था। द आर्ट ऑफ मेमोरी में फ्रांसिस ए येट्स ने यह सिद्ध किया कि स्मृति की यह कला केवल एक मानसिक क्षमता नहीं, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की सच्चाई को जानने का मार्ग है। जॉर्डानो ब्रूनो, जूलियो कमीलो और हर्मेटिक ट्रेडिशन जैसे विचारक इस कला को आत्मिक और आध्यात्मिक साधना के रूप में देखते थे, जो व्यक्ति को अपने भीतर के ज्ञान और सत्य से जोड़े रखती थी। यद्यपि समय के साथ यह कला खो गई और आधुनिक जीवन में इसकी जड़ें कमजोर पड़ीं, लेकिन येट्स हमें यह समझाती हैं कि यह शक्ति आज भी हमारे भीतर विद्यमान है। यह किताब हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि हम अपनी स्मृति को सही ढंग से विकसित और समझें, तो हम अपनी चेतना की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सकते हैं। अब हम इस अद्भुत यात्रा के समापन पर पहुंच चुके हैं। हिंदी ऑडियो बुक के इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस पुस्तक द आर्ट ऑफ मेमोरी के माध्यम से आपने वह ज्ञान प्राप्त किया है
जो न केवल प्राचीन परंपराओं और विचारधाराओं की गहरी समझ प्रदान करता है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमारी स्मृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हम आशा करते हैं कि इस किताब के माध्यम से आपने यह जाना कि स्मृति केवल एक साधारण मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें ज्ञान, आत्मा और ब्रह्मांडीय सत्य से जोड़ता है। इस पुस्तक ने हमें दिखाया कि कैसे स्मृति एक कला बन सकती है जो केवल मानसिक रूप से याद रखने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए भी काम आ सकती है। अगर आप इस यात्रा से प्रेरित हुए हैं और आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग करने की इच्छा रखते हैं, तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी ज्ञानपूर्ण और विचारशील किताबों का हिस्सा बन सकें। हमारी यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन आपके भीतर की खोज और ज्ञान की यात्रा अनंत है। आपके समय और ध्यान के लिए फिर से धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सीखा है वह आपके जीवन में एक नई दिशा और समझ लेकर आएगा। हिंदी ऑडियो बुक के साथ अपनी यात्रा जारी रखें, क्योंकि हर पुस्तक में छुपे हैं अनगिनत अनुभव, ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत।